हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का आज नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, जिसमें हम लोग आज क्लोनिंग वेक्टर के बारे में सीखेंगे। क्लोनिंग वेक्टर क्या चीज़ होती है? तो क्लोनिंग वेक्टर एक प्रकार का डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की, मीन्स अपने आप को डबल करने की या एक अपने ही जैसा बनाने की, ठीक, इन एन होस्ट सेल किसी होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल क्या होती है? जो एक वेक्टर जब किसी और सेल के अंदर जाकर डिवाइड करता है तो उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट सेल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर अगर इस सेल के अंदर, मान लीजिए ये ई कोलाई सेल है, इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर जाकर क्या करेगा? अपने आप को रेप्लिकेट कर देगा, अपने ही जैसा बना देगा, एक नया वेक्टर बना देगा, एक नया प्लाज्मिड बना देगा, एक नया डीएनए बना देगा। यही हमारी क्या, इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट सेल। तो होस्ट सेल इनटू विच अ डिजायर्ड जीन टू बी क्लोन, और वेक्टर के अंदर प्रेजेंट डिजायर्ड जीन जिसको हमें क्लोन करना है वो भी क्या हो जाता है? अपने आप फोटोकॉपी हो जाता है। देखिए ये एक क्लोनिंग वेक्टर है। इस क्लोनिंग वेक्टर को हमने बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, इसको हमने काटा। जिस चीज़ को हमें, जो ये वो जीन है जिसको हमें क्या करना है, इसकी फोटोकॉपी बनानी है या क्लोन करना है, जिसको हमने क्या किया, इसको यहाँ पर लाकर विद द हेल्प ऑफ लाइगेशन या डीएनए लाइगेस, इसको हमने क्या कर दिया? यहाँ पर जोड़ दिया। ये चीज़ जब इससे जुड़ा है तो अब ये हमारा क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट। क्या बन गया हमारा? रिकॉम्बिनेंट। जब ये रिकॉम्बिनेंट किसी होस्ट सेल में जाएगा, मीन्स एक ऐसी सेल में जाएगा जो मल्टीप्लाई करने की क्षमता रखती है, ठीक, उसके अंदर जब ये जाएगा उसका खुद का भी डीएनए होगा और प्लस ये डीएनए भी जाएगा, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? वेक्टर नाम दिया है। जब इसी के जैसे दो और बैक्टीरिया बनेंगे, तो उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होगा। ठीक, तो हमने देखा किस तरीके से एक क्लोनिंग वेक्टर जो होता है वो हमारा किसी होस्ट सेल में जाके अपने ही जैसे खुद डिवाइड हो रहा है, जो डिजायर्ड जीन उसके साथ जुड़ा है वो भी उसके साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, एक दो नए बन जाते हैं। तो वेक्टर क्या होता है? एक डीएनए का ही एक मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल की तरह होता है, जिसके अंदर एबिलिटी होती है, क्षमता होती है अपने आप को क्लोन करने की। किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। और अपने साथ साथ जो जीन उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस जीन की फोटोकॉपी करनी है, उस जीन को भी फोटोकॉपी करवाने की क्षमता रखती है। ठीक, उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर कंटिन्यू लाइफ स्टाइल। अगर क्लोनिंग वेक्टर को हम किसी भी और होस्ट सेल के अंदर डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये किसी और सेल में जाकर अपने काम को भूल जाए या अपने लाइफ स्टाइल को भूल जाए या अपने फंक्शन को भूल जाए। ये ठीक वैसे ही काम करती है जैसा इसका प्रॉपर फंक्शन पहले था किसी भी सेल से निकालने पर। तो यही बात इसमें लिखी हुई है, क्लोनिंग वेक्टर कंटिन्यू लाइफ स्टाइल, वो अपनी लाइफ स्टाइल को वैसा ही रखता है आफ्टर एडिशनल सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अगर मान लीजिए ये एक पूरा का पूरा है, ये पूरा है क्लोनिंग वेक्टर, ये जिस तरह फंक्शन करता था इस डिजायर्ड डीएनए के जुड़ने के बाद भी ये वही फंक्शन सेम परफॉर्म करता है। ठीक, इंसर्टेड टू देयर जीनोम, उसके जीनोम से जुड़ने के साथ। क्लोनिंग वेक्टर कैरी फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट, हाइब्रिड और काइमेरिक। और देखिए ऐसा वेक्टर जो किसी और डीएनए या किसी और जीन को रखने की क्षमता, अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता है, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड वेक्टर, काइमेरिक वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो हमने देखा कि क्लोनिंग वेक्टर के और भी नाम हो सकते हैं, काइमेरिक वेक्टर भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी हो सकता है और हाइब्रिड वेक्टर। हाइब्रिड मीन्स कहीं ना कहीं दो चीज़ों का मिक्सचर हो रहा है, एक क्लोनिंग वेक्टर का डीएनए है ही और क्लोनिंग वेक्टर तो है ही, उसके साथ जो कोई और चीज़ जुड़ रही है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? हाइब्रिड बन जाएगा वो चीज़। अगर क्लोनिंग वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए क्लोनिंग वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसका आंसर अपने आप कुछ पॉइंट्स में आप अपने आप भी देख सकते हैं। जैसे आपको किसी और जीन की फोटोकॉपी करानी है, डायरेक्ट किसी भी होस्ट सेल में आप उसको डालकर फोटोकॉपी नहीं करा सकते हो। रीज़न कि जो
आपके जिस होस्ट सेल में डाल रहे हैं वो होस्ट सेल उस डीएनए पार्टिकल्स को क्या कर सकती है, कट कर सकती है या उस डीएनए को काट सकती है। तो आपके उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने या रिकॉम्बिनेंट बनाने का कोई आपको मकसद ही नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ता है, एक कोई ऐसा पार्टिकल आपको चाहिए जो होस्ट सेल के अंदर आपको ले जाए या होस्ट सेल के अंदर आपके डिजायर्ड जीन को ले जाए और वहाँ पर उसको डबल करवा सके। और क्लोनिंग वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये पहली बात तो नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल सेल जीनोम, ये जिस सेल में पाया जाता है उस सेल के क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट नहीं होता है, मीन्स उसके जीनोम का पार्ट नहीं होता है। ठीक। सेकेंड, इनफ टू होल्ड बिग जीन्स। अगर डिजायर्ड जीन छोटा है या डिजायर्ड जीन बड़ा है तो इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये डिजायर्ड जीन को अपने अंदर या अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। थर्ड, ये जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, हमारे सर्कुलर होते हैं। अब सर्कुलर का क्या मकसद होता है? सर्कुलर का मकसद ये है इनको इजीली ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है, मींस। अब बात करते हैं मार्कर जीन की। मार्कर जीन, जैसे ये एक क्लोनिंग वेक्टर का डायग्राम है PVR 322। इस PVR 322 में एक ये वाला रीजन, एक ये वाला रीजन, ये दोनों क्या है, मार्कर रीजन। मार्कर रीजन किसी क्लोनिंग वेक्टर में इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि ये हमको ये बता सकें जो डिजायर्ड जीन हम जोड़ना चाहते हैं क्या वो सही से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। ठीक। जैसे हम देखें यहाँ पर सही जुड़ा है, लेकिन अगर मानिए ये इस तरीके से कुछ होता तो क्या ये सही जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। तो इसको बताने का काम कौन करता है, मार्कर जीन करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती है। तो किसी भी वेक्टर को किसी भी वेक्टर में मोस्टली 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। पहला होता है ओराई साइट, दूसरा सिलेक्टिवल मार्कर, तीसरा होती है क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। ओराई साइट दूसरा हमारा कौन सा होता है, सिलेक्टिवल मार्कर या मार्कर जीन। नेक्स्ट है हमारा क्या होता है, क्लोनिंग साइट। फर्स्ट है हमारा ओराई साइट। ओराई साइट को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक। ओराई साइट मीन्स ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जैसे आपने 6th चैप्टर पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में देखा था। डीएनए रेप्लिकेशन में जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वहाँ पर एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है, एक रेप्लिकेशन की क्या होती है, खांच, जहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड चौड़ा होने लगता है। वहाँ पर हमने देखा था कि एडेनिन और थाइमिन जिस रीजन में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं या ANT रिच रीजन जो होता है वो हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर भी क्या होते हैं, ये कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं क्लोनिंग वेक्टर में जो क्या करते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक। ओराई साइट अच्छा क्यों होता है, तो ओराई साइट इसलिए होता है कि क्लोनिंग वेक्टर को कितनी बार अपने आप को क्लोन करने के लिए रिपीट करना है या कितनी डिजायर्ड जीन की फोटोकॉपी बनानी है, इसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये क्लोनिंग वेक्टर है, इसमें ये वाली जो जगह है इसको बोलते हैं ओराई साइट। ये ओराई साइट जो है ये हमको ये बताती है कि कितनी बार इसको क्या करना है, रिपीट करना है, कितनी बार फोटोकॉपी बनानी है, कितनी बार क्लोन करना है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उसके बाद ये पूरे के पूरे इस क्लोनिंग वेक्टर को फोटोकॉपी को भी कंट्रोल करती है, साथ ही साथ इसके साथ जुड़ा हुआ जो डिजायर्ड जीन होता है इसकी फोटोकॉपी को भी कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिवल मार्कर। सिलेक्टिवल मार्कर क्या होता है, सिलेक्टिवल मार्कर जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको वही चीज़ यहाँ पर वापस है। सिलेक्टिवल मार्कर हमको ये बताने में मदद करते हैं कि क्या डिजायर्ड जीन हमारे क्लोनिंग वेक्टर के साथ सही से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। देखिए इसके लिए 3 वर्ड्स का यूज किया जाता है। छोटे छोटे हम लोग डायग्राम देखते हैं, जैसे एक क्लोनिंग वेक्टर ये ले लिया, सेम क्लोनिंग वेक्टर ये है, सेम ये है। हमने क्या करा, यहाँ पर हम डिजायर्ड जीन को जोड़ना है। ठीक। हमने डिजायर्ड जीन को इसके साथ जोड़ा, ये डिजायर्ड जीन, ये डिजायर्ड जीन, ये डिजायर्ड जीन, 3 डिजायर्ड जीन ले लिए हमने, सेम है। हमने इसको इसके साथ जोड़ा, ये जुड़ गया, इसको इसके साथ जोड़ा, ये सही से एक पॉइंट से तो जुड़ गया, दूसरे से नहीं जुड़ा, और यहाँ पर ये जोड़ना चाहता था लेकिन वो जुड़ नहीं पाया एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। तो अब देखते हैं, जिसमें जुड़ जाता है तो मार्कर जीन बताता है ये क्लोनिंग वेक्टर कैसा हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। कैसा हो चुका है,
रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ऐसा जो नहीं जुड़ा है इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। थर्ड वन जो हमारा है ये कैसा है, ये ट्रांसफॉर्म तो है, मींस इसके साथ डिजायर्ड डीएनए जुड़ा तो है, लेकिन ये कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक। तो ये सारे जो है ये कौन बता रहा है, हमें मार्कर जीन बता रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लोनिंग साइट। नेक्स्ट है हमारी क्या, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या होती है, दैट साइट वेयर द फॉरेन डीएनए टू बी लिंक्ड, जिस जगह पर फॉरेन डीएनए जुड़ता है या जिस जगह पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, क्लोनिंग वेक्टर को तोड़ता है और डिजायर्ड जीन को जोड़ता है, वो ही जगह हमारी क्या कहलाती है, क्लोनिंग साइट, जिसका दूसरा नाम होता है हमारा रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट, ये रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है, अगर किसी क्लोनिंग वेक्टर में एक है तो वो क्लोनिंग वेक्टर ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर किसी वेक्टर में बहुत ज़्यादा ही क्लोनिंग साइट्स हैं, या हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर एक होनी चाहिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्यू, अगर कुछ है ठीक तो वो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर किसी में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं तो डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, ठीक। क्लोनिंग साइट जो होती है वो कभी कभी मार्कर जीन पर भी हमको देखने को मिलती है। जैसे हम देखें, ये दो हमारे मार्कर जीन हैं, एक PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जहां पर ये एक्शन करेंगे, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो जगह इस मार्कर जीन के अंदर है, यहीं पर ये ब्रेक डाउन करेंगे और यहीं पर ये डिजायर्ड जीन लाकर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यहीं पर डिजायर्ड जीन को या क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो ये एक क्लोनिंग साइट हो गई है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर हम लोगों को कौन कौन से हम लोगों को जानने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारा हो गया प्लाज्मिड, दूसरा कॉस्मिड, तीसरा फेजमिड, कुछ वायरसेस और BAC एंड YAC, ठीक। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर हम लोगों ने जाना कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग धीमे धीमे आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मिड के बारे में, या फिर हम ये बात कर लें क्लोनिंग वेक्टर कुछ देखते हैं। जैसे पहला हमारा हो गया प्लाज्मिड और दूसरा हमारा हमने ले लिया है, उसी के दो पार्ट ले लिए हैं, दोनों ही आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स हैं। पहला हमारा हो जाएगा PBR 322, नेक्स्ट है हमारा PUC 8, ये दोनों के बारे में NCERT में दे के रखा हुआ है। तो हम लोग पहले प्लाज्मिड के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मिड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक क्लोनिंग वेक्टर है जो जीन मैनिपुलेशन का काम करता है बैक्टीरिया में, ठीक। जीन को मैनिपुलेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है या उसकी फोटोकॉपी करने का काम करता है बैक्टीरिया के अंदर। और कौन करता है, ये प्लाज्मिड करता है, जो किस तरीके बिहेव करता है, क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड आखिर होता क्या है, जैसे हम बात करें, ये हमारी एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर दो तरह के डीएनए हैं, ठीक है। एक हमारा वो डीएनए हो गया जो क्रोमोसोम का पार्ट है, और ये वो डीएनए हो गया जो क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है। ऐसा डीएनए जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है, ठीक है, या जीनोम का पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए। लेकिन जो दूसरा वाला होता है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मींस एक्स्ट्रा है, क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए पाया जा रहा है वही हमारा क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, यहाँ पर प्लाज्मिड नाम दे दिया है। ये प्लाज्मिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जब कभी भी अगर मान लीजिए एक सेल से दो सेल बन रही हैं, तो एक सेल से दो सेल बन रही होंगी, मीन्स ये क्रोमोसोमल डीएनए अपने आप को डबल करेगा पहले, और आधा इस सेल के अंदर भेज देगा और आधा कहाँ भेज देगा, इस सेल के अंदर। अब इसका भाई साहब ये मन हो सकता है ये अपने आप को डिवाइड करे, और हो सकता है अपने आप को डिवाइड ना भी करे। अगर ये अपने आप को डिवाइड नहीं करता है, मीन्स ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, इसने डिवाइड कर लिया अपने आप को और इसने अपने आप को डिवाइड नहीं किया। हो सकता है ये आगे जाकर एक सेल में चला जाए, दूसरे सेल में ना जाए, मीन्स ये अपने आप ये उसके कंट्रोल में नहीं होता है। तो कैसा होता है,
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है डीएनए का, अपने आप रेप्लिकेट जब मन होगा तब अपने आप हो सकता है, जब डिवाइड ना भी होने वाला हो तब भी अपने आप को क्या कर ले, रेप्लिकेट कर ले। तो ये कैसा होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। उसके बाद ये हमेशा कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, शेप में सर्कुलर होता है, और कैसा होता है डीएनए के लिए, अगर इसको हम डीएनए को इसमें डीएनए से अगर इसको निकाल लें या बैक्टीरिया से इसको इस डीएनए को निकाल लें तो जरूरी ही नहीं बैक्टीरिया पर कोई इफेक्ट हो, तो बैक्टीरिया पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में है 1 और 2 कॉपी पर सेल्स। प्लाज्मिड किसी किसी सेल्स में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और कहीं कहीं हमने देखा है 15 से 100 तक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड्स के कुछ नंबर हैं, और 3 प्लाज्मिड जो सबसे ज़्यादा स्टडीड करे जाते हैं या सबसे ज़्यादा देखे गए वो हमारा एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड जो होता है वो हमारा कॉन्जुगेशन में वर्क करता है, आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस में वर्क करता है, कोल प्लाज्मिड होता है वो एक प्रकार की प्रोटीन बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्सिसिन, और ये कॉल्सिसिन जो होता है वो मारने का काम करता है ऐसे ई कोलाई को जो कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे प्लाज्मिड, कौन सा प्लाज्मिड हम लोगों ने देखा है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पुराना जो प्लाज्मिड्स है वो हमारा PBr 322 है, लेकिन अब कई सारे प्लाज्मिड्स जो हैं वो डिस्कवर कर लिए गए हैं। उनमें से एक फैमिली है हमारी PUC की फैमिली है, मीन्स ऐसा प्लाज्मिड जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बना हुआ होता है। उसके अलावा जो है वो हमारे TI प्लाज्मिड्स हैं या फिर शटल वेक्टर हैं। ठीक, ये कुछ प्लाज्मिड्स होते हैं। ठीक है, शटल वेक्टर जो होते हैं वो ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिनके अंदर 2 ओराई साइट होती हैं या फिर 2 डबल मार्कर जीन्स, मीन्स डबल इनमें होते हैं, रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट में डबल होती है। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग शटल वेक्टर बोलते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं PBr 322। PBr 322 में P का मतलब है प्लाज्मिड, B का मतलब है वॉलिवर, R का मतलब है रोड्रिग्यूज। बॉलिवर और रोड्रिग्यूज ने ई कोलाई से इसको निकाला था और इसको न्यूली फॉर्म्ड किया था, एक नए तरीके में चेंज कर दिया था, और इस प्लाज्मिड को क्या नाम दे दिया था, PBr 322। ऐसा नहीं है कि बॉलिवर और रोड्रिग्यूज ने पहले क्या इसमें निकाले थे, लेकिन वो सक्सेसफुली उसको फॉर्म्ड नहीं कर पाए थे। 322 बार में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उसको सक्सेसफुली क्या किया गया था, बना लिया गया था, इसीलिए इसको PBr 322 बोलते हैं। ये PBr 322 का डायग्राम है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमने देखा था कि क्लोनिंग वेक्टर के लिए सबसे पहले 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक ओराई साइट, दूसरा मार्कर जीन, क्लोनिंग साइट, या फिर हम ये कहते हैं क्लोनिंग साइट वही होती है जहां पर क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट। हमने देखा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर 8 होंगे। कैसे होंगे, 8। सबसे पहले हमारा PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट, EcoRI फर्स्ट, CLA फर्स्ट, हिंड थर्ड, BAMH1, साल फर्स्ट, PVU सेकेंड। ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्या है, हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। 8 हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर हमारी क्या होती है, क्लोनिंग साइट होती है। ठीक, मोस्टली क्लोनिंग साइट जो है वो हमारी वहाँ पर प्रेजेंट होती है जहाँ पर मार्कर जीन प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा कि हमारे PBr 322 में 2 मार्कर जीन है, एक AMPR और दूसरा है TETR। AMPR और TETR दोनों ही क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो मार्कर जीन की तरह बिहेव करते हैं। हम देखते हैं AMPR। AMPR वह जीन होता है जो प्लाज्मिड को बचाता है एक प्रकार के एंटीबायोटिक से जिसका नाम है एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन से बचाने वाला जीन ही हमारा क्या कहलाता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। इसी की तरह दूसरा जो है वो हमारा है TETR, मींस एक दूसरी एंटीबायोटिक है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये दोनों ही ऐसे रेजिस्टेंस जीन होते हैं जो क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं बैक्टीरिया को इन एंटीबायोटिक्स से। इन्हीं एंटीबायोटिक्स के ऊपर एक ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये काटेगा। मीन्स अगर इसने यहाँ से काटा तो जो DNA फ्रेगमेंट जोड़ना है वो आप इस यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइंट कर सकते हैं।
सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से मार्कर जीन पर कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करता है या कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट वहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। इसके अंदर अब ये कितना कैरी कर सकता है, अगर हम किसी भी एक रेस्ट्रिक्शन साइट को देख ले तो उस रेस्ट्रिक्शन साइट के साथ में अगर हम देखें तो कितना डिजायर्ड जीन के हम लोग कॉपी कर सकते हैं, तो 4.3 किलो बेस पेयर। मीन अगर हम देखें तो 4300 बेस पेयर को हम लोग फोटोकॉपी कर सकते हैं PVR 322 में। इतने बेस पेयर्स की हम लोग फोटोकॉपी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हाई नंबर ऑफ कॉपी होते हैं। उसके बाद रिकॉग्निशन साइट होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पर। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक बार देखते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है यहाँ पर ओराई साइट कितनी है, 1 है। यहाँ पर रोब जीन जो होते हैं उसका वर्क क्या होता है, ये जो रोब जीन यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये रोब जीन हम इसकी फोटोकॉपी को कंट्रोल करने का काम करता है। सेकंड, इस रोब जीन पर एक रेस्ट्रिक्शन साइट है जिसको हम लोग बोलते हैं PVU सेकंड। क्या नाम है, PVU सेकंड नाम है, ठीक। उसके बाद ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मार्कर जीन है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर जीन है। इस पे PVU फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करेगा, यहाँ पर PST फर्स्ट करेगा, इको-RI फर्स्ट, क्लेवियर फर्स्ट, हिंट थर्ड, BAM-H1, देन साल फर्स्ट। अब हम लोग वर्क करते हैं या इसके बारे में जानते हैं PUC8। PUC8 में P मीन्स प्लाज्मिड, UC मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ पर जिस तरीके से ये मार्कर जीन है, हम कह दें यहाँ पर ये TTR नहीं है, यहाँ पर एक और एंजाइम है। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से नहीं है, ये इस तरीके से है, और यहाँ पर जो है वो एक मार्कर जीन है जिसको हमने नाम दे दिया LAGZ। ये LAGZ जो मार्कर जीन है, इसका काम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करना। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब तक प्लाज्मिड में है, अगर इसके ऊपर हम एक केमिकल डालेंगे जिसका नाम है एक्सगैल, वैसे ही क्या करेगा ये लैग जीन क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और जैसे ही इसके ऊपर हम क्या करेंगे एक्सगैल को डालेंगे केमिकल, ये तुरंत ही जो है यहाँ पर क्या शो करेगा, ब्लू कलर शो करेगा। क्या शो करेगा, ब्लू कलर शो करेगा, ठीक। हम इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 सेल्स हैं, ये क्या है, हमारी 3 सेल्स हैं। इन 3 सेल्स में हमने क्या किया, ये हमारे 3 प्लाज्मिड्स हैं, अगर इन तीनों के ऊपर एक्सगैल का इफेक्ट देखें, ये ब्लू कलर जो है, ये ब्लू कलर जो है ये शो करेगा, ये करेगा, लेकिन ये जो है ये ब्लू कलर शो नहीं करता। क्यों, बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर होगा तभी तो एक्सगैल के साथ ब्लू कलर शो करेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन को हटा दिया है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले जीन को हटाकर हमने क्या कर दिया है, एक अपना डिजायर्ड जीन जोड़ दिया है। अब इसके ऊपर कितना भी एक्सगैल डालो, यहाँ पर ये ब्लू कलर को शो नहीं करता है। तो ये कैसा है, हमारा रिकॉम्बिनेंट शो नहीं करेगा। बाकी जितने भी नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं ये क्या कलर शो करते हैं, ब्लू कलर को शो करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होगा, सबसे पहले तो हमारा क्लोनिंग वेक्टर हो चुका है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया। अब हम लोग देखेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट को किस तरह कॉम्पिटेंट करते हैं, और उसके अलावा कुछ प्लाज्मिड्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे, जिसमें TI प्लाज्मिड और रेट्रोवायरस के बारे में होगा। थैंक यू वेरी मच।